नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत सियासत से जुड़ी खबर से, जहां खबर राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा है बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। गोपाल भार्गव के साथ कई नेता भी राजभवन पहुंचे हैं। इसके अलावा शरद कोल के इस्तीफे के संबंध में बताया जा रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात करेंगे ये सभी नेता। तो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा है। इसमें गोपाल भार्गव मौजूद हैं, साथ ही कई दूसरे नेता भी बीजेपी के मौजूद हैं। दरअसल शरद कोल का भी इस्तीफा स्पीकर ने स्वीकार किया था। हालांकि शरद कोल का यह दावा था कि उनसे वो इस्तीफा जबरदस्ती लिखवाया गया था और इसके बाद उन्होंने उस इस्तीफे को वापस लेने के लिए भी एक पत्र लिखा था और इसी आधार के मुताबिक बीजेपी का कहना है कि ये इस्तीफा जो एक्सेप्ट किया गया ठीक नहीं है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। जितेंद्र, बीजेपी नेताओं का एक दल पहुंचा है राजभवन। बताया जा रहा है कि शरद कोल के मसले पर बात होनी है, चर्चा होनी है राज्यपाल से। कौन कौन पहुंचे हैं? प्रशांत, देखिए, राजभवन में अभी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव पहुंचे, साथ में शरद कोल पहुंचे हैं, जिन्हें लेकर पूरा विवाद चला रहा है कि इनका इस्तीफा इन्होंने दे दिया था। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे को फर्जी बताया। इसे लेकर उन्होंने सफाई भी जारी की थी और वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जिसके तहत उन्होंने बताया था कि वो अभी भी बीजेपी के ही एमएलए हैं और उन्हें अब बीजेपी अपने साथ लेकर पहुंची हैं। बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं अभी राजभवन के अंदर मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद वो सारे नेता बाहर आने वाले हैं। उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर राजभवन से क्या जवाब आया है। फिलहाल सारे नेता अभी राजभवन के अंदर मौजूद हैं और शरद कोल को साथ लेकर गए हैं। शरद कोल अपनी सफाई खुद राजभवन में देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो शरद कोल, चूंकि 107 जो कांग्रेस के विधायक हैं उनमें शामिल हैं शरद कोल, और शरद कोल हालांकि समय समय पर पाला भी बदलते नजर आए थे। कांग्रेस के साथ भी वो नजर आए हैं और जब ये पूरा सियासी ड्रामा शुरू हुआ था तब उनकी प्रतिक्रियाएं भी इसी तरह की नजर आ रही थी कि वो बीजेपी से खफा हैं। लेकिन आखिरकार जब फ्लो टेस्ट का मसला आया उससे पहले ही वो बीजेपी के साथ आ गए थे, लेकिन उनका इस्तीफा जरूर स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया था। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, बीजेपी का दल पहुंचा है, शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं, आप गोपाल भार्गव पहुंचे हुए हैं। क्या आधार लेकर पहुंचे हैं? क्या बातें रखी जा सकती हैं राज्यपाल के सामने? देखिए प्रशांत, अभी तो जो एक बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा है उनका एक ही एजेंडा है कि शरद कोल का जो इस्तीफा है वो उन्होंने नहीं दिया है और वो अभी भी बीजेपी के एमएलए हैं। इसी प्रमुख बात को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता राजभवन के अंदर मौजूद है। साथ में शरद कोल स्वयं साथ पहुंचे हैं, क्योंकि राजभवन में वो स्वयं राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और बताएंगे कि उनका जो इस्तीफा था वो दबाव में लिखवाया गया था या फिर वो फर्जी था। इन सारी बातों पर वही दलील देंगे, वही सफाई देंगे। उसके बाद जब बाहर निकल कर आते हैं शरद कोल, तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किन कारणों के चलते शरद कोल ने वो इस्तीफा स्पीकर के पास पहुंचाया था, क्या दबाव में उनके पास लिखवाया गया था। हालांकि शरद कोल एक ऐसे एमएलए हैं जिन पर बीजेपी हमेशा उनकी वजह से परेशानी में आई है, या तो नारायण त्रिपाठी या फिर शरद कोल। तो अब ये इन्हें बीजेपी अपने साथ लेकर ही पहुंची है, क्योंकि इस्तीफे की फर्जी खबर को लेकर शरद कोल ही खंडन बिल्कुल परेशानी में जरूर आई है बीजेपी शरद कोल और नारायण त्रिपाठी की वजह से, लेकिन स्वाभाविक है कि बीजेपी अपने वो नंबर बरकरार रखना चाहती है। 107 का जो आंकड़ा उसका है उसे वो बरकरार रखना चाहती है और इसीलिए ये कवायद भी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। शरद कोल भी साथ में मौजूद हैं। शरद कोल ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, हालांकि और जो उनसे जबरदस्ती लिखवाया गया था ये दावा शरद कोल पहले करते नजर आए थे और उसके बाद उस इस्तीफे को वापस लेने के लिए भी उन्होंने एक पत्र लिखा था और यही एक बड़ा मसला है जिसको लेकर बीजेपी नेता राज्यपाल के पास पहुंचे हैं। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान आया है। अगले 2 दिनों में एमपी में बीजेपी सरकार बनाएगी, ये कह रहे हैं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा। वो कह रहे हैं कि 2 दिनों में बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। 3 से 4 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के संपर्क में हैं। इनमें बीएसपी एसपी विधायक ने नड्डा से मुलाकात की है, यानी कि निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के संपर्क में हैं। ये दावा है नरोत्तम मिश्रा का। इसके अलावा ये बात भी कही जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी और एसपी के विधायक ने भी
मुलाकात की है जेपी नड्डा से। इस वक्त में विशेष बात करने के लिए नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ में। सर, कब तक सरकार बन रही है? मैं समझता हूँ 2-3 दिन में सरकार बन जाएगी पूर्ण तौर पे। आई होप। कुछ निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं। इस मामले में बकायदा नड्डा जी से भी संपर्क किया गया है। इस मामले पे क्या? नहीं, नड्डा जी से किया ये नहीं मालूम है, पर संपर्क में आ रहे हैं ये सच है। कितने विधायक हैं? 4-5 हैं। तो मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री के नाम पर भी कुछ ऐसा चर्चा हुआ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो आज क्या विशेष बातचीत हुई है? आज जो माननीय विधायकगण थे, पूर्व विधायकगण जिनके इस्तीफे हो गए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने। जी, शुक्रिया। तो जिस तरह से अगर बात किया जाए, नरोत्तम मिश्रा जी हैं वो यहाँ पे पहुंचे और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 3 जो पूर्व विधायक हैं वो भी बकायदा बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं और जल्द ही वो भी बीजेपी में शामिल औपचारिक तौर पर हो सकते हैं। वहीं सिंधिया समर्थक 21 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इन लोगों को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। ये लोग आज ही बेंगलुरु से दिल्ली आए थे। दिल्ली एयरपोर्ट से इन विधायकों को एक बस के जरिए ली मेरिडियन पहुंचाया गया, जहां इन विधायकों से नरोत्तम मिश्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की। फिर ये नेता जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। जेपी नड्डा के आवास पर एमपी बीजेपी के कई नेता पहले से मौजूद थे। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, धर्मेंद्र प्रधान, जफर इस्लाम के अलावा नरोत्तम मिश्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में एक एक कर विधायकों को जेपी नड्डा ने बीजेपी में शामिल कराया है। शंकर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शंकर, 21 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 2 दिन में सरकार बनाएगी, लगभग 2 दिन के अंदर सरकार बनाएगी, ये बात नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे। स्वाभाविक है कि सरकार अगर 2 दिन में बीजेपी बनाने जा रही है तो उसको लेकर चर्चाएं भी चल रही होंगी, कोई फॉर्मेट भी तैयार हो रहा होगा, चेहरे पर भी मंथन हो रहा होगा। निश्चित तौर पर देखिए, आज जो तकरीबन 1.5 घंटा तक काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे बैठक चलती रही। हालांकि औपचारिक तौर पर आधा घंटा के बाद तमाम विधायकों को, जो पूर्व विधायक थे, उनको यहाँ से जाने की इजाज़त दे दी गई और उसके साथ साथ कुछ जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी साथ में निकल गए। लेकिन आखिरी वक्त तक जेपी नड्डा और उनके आवास में बाकायदा धर्मेंद्र प्रधान, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो मौजूद रहे और तकरीबन 1.5 घंटा तक चली बैठक में कई मुद्दों पे बाकायदा चर्चा हुई और उस मामले पे साफ तौर पे इस मामले जब बैठक समाप्त करके जब नरोत्तम मिश्रा यहाँ से निकल रहे थे तो उनसे जब मैंने पूछा तो उनका कहना था कि 2 दिनों के अंदर में मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। और इस मामले में अगर कुल विधायकों की अगर संख्या कहें तो आज तो जिस तरह से 21 विधायक आज शामिल हुए औपचारिक तौर पर, हालांकि एक विधायक को और आना था लेकिन उनके घर में कुछ विशेष कार्य होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाए और जो 22 विधायक है वो भी जल्दी औपचारिक तौर पे शामिल हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक समाजवादी पार्टी और एक बहुजन समाज पार्टी का जो विधायक है वो भी पहुंचे थे जेपी नड्डा के आवास पर। हालांकि वो मीडिया और कैमरों की नज़र से छुपते हुए बाकायदा पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम ने बाकायदा उसको बाकायदा उनसे बातचीत करने की कोशिश किया, लेकिन वो अंदर चले गए। लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं निकले हैं। अभी भी मैं उसी दरवाजे पे हूँ और यहाँ पर अभी भी वो अंदर में है, लेकिन अभी तक वो उनकी औपचारिक तौर पे बातचीत नहीं हुई है। तो वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो दोनों विधायक हैं वो आगे की रणनीति पे बातचीत करने के लिए आए हैं कि अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो किस तरह से बाकायदा उनका मान सम्मान होगा, किस तरह से उनको पद प्रतिष्ठा वगैरह दिया जाएगा, या और भी जो रणनीति और इस मामले से जुड़े हुए जो राजनीति है बाकायदा उस पर चर्चा चल रही है। लेकिन यहाँ तमाम अगर नेताओं की अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जा चुके हैं, नरोत्तम मिश्रा यहाँ से जा चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान जा चुके हैं, कैलाश विजयवर्गीय जा चुके हैं, लेकिन जेपी नड्डा अपने आवास में हैं और वो दोनों विधायकों के साथ में बैठ करके महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अगर 2 दिनों के अंदर में बीजेपी सरकार ये बेहद महत्वपूर्ण है। बस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक भी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचा है, मुलाकात कर रहा। हालांकि अभी वो फिगर है बीजेपी के पास कि उसे किसी की जरूरत है नहीं, लेकिन चूंकि भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर बीजेपी जरूर चाहेगी कि उसके पास नंबर जरूर ऐसे रहें, ज्यादा रहें कि बाय इलेक्शन के बाद
खुदा ना खास्ता ऐसी कोई स्थिति बने कि बहुत नजदीकी मामला हो तो वो कंफर्टेबल हालात में बनी रहे। शंकर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर सुकमा से है, जहां पर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी। मुठभेड़ में आज से 10 जवानों के घायल होने की भी खबर है। नक्सली कमांडर हिडमा के साथ मुठभेड़ की खबर है। आधिकारिक हालांकि पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें करीब 8 से 10 जवान जख्मी हुए हैं। सीआरपीएफ और डीआरजी जवान ज्वाइंट ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं और पिछले कई घंटों से यह मुठभेड़ लगातार चल रही है। सुकमा से बड़ी खबर है और इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि 8 से 10 जवान जख्मी हुए हैं। नक्सली कमांडर हिडमा के साथ ये मुठभेड़ लगातार जारी है। ये अभी तक जानकारी नहीं लग पाई है कि जहां पर मुठभेड़ जारी है वहां पर कितने नक्सली मौजूद हैं, लेकिन कई घंटे गुजर चुके हैं इस मुठभेड़ को और अभी भी ये मुठभेड़ थमी नहीं है। सीआरपीएफ और डीआरजी जवान संयुक्त रूप से इस मुठभेड़ को अंजाम दे रहे हैं और हालांकि कोशिश यही होती है कि नक्सलियों को घेर कर ढेर किया जाए। कितने नक्सली हैं ये बहुत स्थिति अभी तक साफ नहीं है, तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन जो अभी तक खबरें आ रही हैं बताया जा रहा है कि 8 से 10 जवान इस मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। और क्या स्थिति है उनकी, जो जवान घायल हुए हैं, हालांकि पुष्टि अभी तक नहीं की गई है कि जवान इस मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं। हालांकि एक बात आपको लगातार बता दें कि लगातार बैकफुट पर है नक्सली और इस लिहाज से पलटवार करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन लगातार ऑपरेशंस सुरक्षा बलों के जारी हैं और उसी दिशा में ये एक और मुठभेड़। सीआरपीएफ और डीआरजी के जवान ज्वाइंट ऑपरेशन है ये और नक्सलियों को घेरकर उन्हें खत्म करने की रणनीति। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि इस मुठभेड़ में कोई नक्सली भी हताहत हुआ है, कोई नक्सली भी मारा गया है, ये जानकारी अभी तक साफ नहीं है। और कितने नक्सली इस मुठभेड़ वाली जगह पर मौजूद हैं ये भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये जरूर बात निकल कर आई है कि करीब 8 से 10 जो जवान हैं वो जख्मी हुए हैं इस मुठभेड़ में। तो सुकमा घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, गढ़ माना जाता है ये नक्सलियों का और यहीं पर सुरक्षा बल इन्हें चुनौती दे रहे हैं। सीआरपीएफ और डीआरजी के जवान मिलकर नक्सलियों को घेर कर नेस्तनाबूद की कोशिशों में जुटे हैं। जो मुठभेड़ चल रही है सुकमा में, एक बार फिर आपको बता दें पूरी खबर दरअसल सुकमा से है, जहां पर अभी मुठभेड़ जारी है नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच। इस मुठभेड़ में करीब 8 से 10 जो सुरक्षा बल हैं, जवान हैं, बताया जा रहा है कि वो जख्मी हुए हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। और कितने नक्सली यहां पर मौजूद हैं ये भी साफ नहीं है। बताया जा रहा है कि नक्सली कमांडर हिडमा के साथ ये मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ को अंजाम तक पहुंचने में अगर सुरक्षा बल सफल होते हैं तो ये बड़ी सफलता होगी। नक्सली कमांडर हिडमा से ही बताया जा रहा है कि ये सीधी मुठभेड़ इस वक्त चल रही है और जब मुठभेड़ लंबी चलती है तब और सुरक्षा बलों को मदद के लिए आगे भेजा जाता है। विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, अभी तक क्या जानकारी निकल पाई है, चूंकि कई घंटे इस मुठभेड़ को गुजर गए हैं, अब क्या स्थिति है, कितने नक्सली वहां पर इस मुठभेड़ में मौजूद हैं, जवान कैसे लोहा ले रहे हैं और जवानों को बैक सपोर्ट देने के लिए भी और जवानों को भेजा गया है क्या? देखिए, ये दूसरे राउंड का जब जवानों को वहां से रेस्क्यू किए जाने की तैयारी थी, उस दौरान एक बार फिर से
माओवादियों ने हमला बोला जवानों पर, उससे पहले भी एक बार मुठभेड़ हो चुकी थी और उसमें कुछ जवान घायल हुए थे। और जब उन्हें रेस्क्यू करने की तैयारी हो रही थी उसके कुछ देर बाद एक बार फिर से वहां से हमला हुआ, तो जवानों ने भी कार्यवाही की है। लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से, उसमें 8 से 10 जवान जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। ये जो पूरा ऑपरेशन है उसमें एसटीएफ के जवान, डीआरजी के जवान और सीआरपीएफ के जवान, इनकी संयुक्त एक टीम जो है वो जंगल में उतरी थी। कसालपाड़ और बिनपा के बीच में ये मुठभेड़ होने की जानकारी मिल रही है। और ये जो पूरा इलाका है एक प्रकार से बटालियन नंबर 1 जो कि टॉप मोस्ट फोर्स कहलाती है माओवादियों की मिलिट्री, और उनके माओवादियों से ये आमना सामना हो रहा है जवानों का। तो काफी बड़ी मुठभेड़ है और नुकसान की भी कुछ ज्यादा खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी तक बस्तर रेंज की चाहे वो आईजी हो या फिर सुकमा के एसपी हो, कुछ भी जानकारी देने से बच रहे हैं। जी विनोद, अभी खबर आई है कि 5 जवानों की घायल होने की भी पुष्टि की गई है। अधिकारी जो हैं जिस तरह से परहेज कर रहे हैं उससे नुकसान बड़ा होने का तो अनुमान है प्रशांत, लेकिन बहुत ज्यादा भी पुष्टि कोई भी अधिकारी नहीं कर रहा है। जो जवान घायल बताए जा रहे हैं उनके बारे में बहुत स्पष्ट इसलिए नहीं है कि ये डीआरजी के जवान घायल हुए हैं कि सीआरपीएफ के या फिर एसटीएफ के, तो ये भी अभी कोई नहीं बता पा रहा है। और दूसरी चीज ये कि चूंकि संख्या ज्यादा है और अंधेरा हो चुका है, तो वहां पर हेलीकॉप्टर को भी पहुंचाना उस इलाके में और वहां से जवानों को रेस्क्यू भी करना है, क्योंकि पैदल लाया नहीं जा सकता है। एक विकल्प यही है कि हेलीकॉप्टर के जरिए ही जो घायल जवान है उन्हें रेस्क्यू किया जाए और स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया जाए। तो पहली प्राथमिकता भी फोर्स की गई है और सपोर्टिंग पार्टी को भी भेजने की तैयारी है। लेकिन सारी चीजों को देखा जा रहा है क्योंकि रात हो चुकी है, इस वजह से बहुत फूंक फूंक कर कदम जो है वो सुरक्षा एजेंसियां रख रही हैं। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। अंधेरा हो चुका है और उसके मद्देनजर काफी सतर्कता यहाँ पर जरूर बरतनी होगी। अब ये देखना होगा, समझना होगा कि अगर दोबारा हमला हुआ है तो क्या फिर एम्बुश में फंस गए जवान इन नक्सलियों के, या फिर क्या स्थिति वहां पर थी। जैसा कि विनोद बता रहे हैं कि बड़े नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि 5 जवानों के घायल होने की पुष्टि जरूर अब अफसरों के जरिए की जा रही है, लेकिन तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। चूंकि अंधेरा हो गया है इसलिए अब बेहद सतर्कता के साथ इन जगहों से बाहर निकलना होगा। और चूंकि हो सकता है कि बड़ी संख्या में यहां पर नक्सली मौजूद हों। एक मुठभेड़ के बाद एक बार मुठभेड़ पहले हो चुकी थी और जब जो घायल जवान थे उन्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा था। सत्यनारायण चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सत्यनारायण, क्या जानकारी, क्या स्थिति है अभी वहां पर? बताया जा रहा है कि दोबारा एक बार मुठभेड़ हो चुकी थी और दोबारा जवानों पर हमला किया गया नक्सलियों के जरिए। जी, आपको बता दूं कि पहली जो मुठभेड़ है करीब 1:30 बजे हुई थी, जिसमें जो है जवानों पर एम्बुश लगाकर माओवादियों ने हमला करी था। उसके बाद जो है देर शाम को फिर जो है दोबारा मुठभेड़ हुई है। हालांकि अभी तक जो है पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। एसपी सलभ सिन्हा ने 5 जवान घायल होने की पुष्टि कर दी है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है जो घायलों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। करीब 7 जो है घायल जवान होने की सूचना लगातार मिल रही है, क्योंकि उस इलाके में अभी तो नेटवर्क नहीं है। इस वजह से जो है पूरी जानकारी नहीं आ पा रही है और जवान भी जो है अभी मौके पर मौजूद है। जी प्रशांत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सत्यनारायण, धन्यवाद। तो सुकमा में अभी भी मुठभेड़ जारी है और दोबारा दरअसल नक्सलियों ने हमला किया है जवानों पर, जब घायल जवानों को वहां से निकालने की कोशिशें हो रही थी। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।